दोस्तों, सबसे पहले तो आज कुछ भी शुरू करने से पहले उस ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा ताकि मैं आज के दिन को एंजॉय कर सकूं, आज का ऐसा बेहतरीन दिन मेरी ज़िंदगी में भी आ सके। इसके लिए मैं उस ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरा शुक्रिया अपने परिवार का अदा करूंगा, खासकर अपनी मम्मी का, क्योंकि उन्हीं के संस्कारों की वजह से, शायद उन्हीं के त्याग और प्रयास की वजह से मैं इस बिज़नेस में रह पाया और आज यहाँ तक इस डायमंड के सफ़र तक मुझे लेकर आने में। कहते हैं कि एक व्यक्ति डायमंड बनता है तो उसकी मेहनत होती है, लेकिन मेरे डायमंड बनने में मेरी मेहनत नहीं है। मेरे डायमंड बनने में मेरे माँ की उतनी ही मेहनत है। उन्होंने घर से उतनी ही मेहनत की जितनी मैंने बाहर से की, शायद टिक नहीं पाता। तो इसलिए आज दिल की गहराइयों से अपनी मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो त्याग किया है उसकी कल्पना मैं बता नहीं सकता शब्दों में। तीसरा शुक्रिया मैं अपने सभी मेंटर्स का करूँगा, सभी गुरुओं का करूँगा, जिन्होंने कहाँ फालतू की झंझटों में पड़ा हुआ था वहाँ से चुन कर निकाल कर और मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक उन्होंने लाया है। हर तरह की दिक्कतों से संभालते हुए, हर तरह की परेशानियों से बचाते हुए मुझे यहाँ तक, इस मुकाम तक, डायमंड बनने के लेवल तक, डायमंड बनने तक की खुशी देने के लिए इन सभी मेंटरों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन सभी साथियों का जो आज यहाँ बैठे हैं और उन सभी का भी जो आज यहाँ नहीं बैठे हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके, अथक प्रयास करके, रात दिन बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए अपने विश्वास को मजबूत करके मेहनत किया, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से एक व्यक्ति इस तरह का सम्मान ले पाता है। इसलिए सर झुकाकर दिल की गहराइयों से उनको भी मैं नमन करता हूँ आज के दिन। दोस्तों, इस बिजनेस में यहाँ पर आ गए हैं, डायमंड बन गए हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे, उनको लगता होगा कि शायद ऐसे ही होते हैं, खुशी खुशी में लोग ज्वाइन होते हैं, खुशी खुशी में डायमंड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैंने इस सफ़र की शुरुआत आज से 4 साल पहले की थी, 2014 में, जब इस बिज़नेस को मुझे देखने का मौका मिला। उससे पहले की लाइफ के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात आज करूँ तो वो लाइफ बात करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें डॉक्यूमेंट्री में भी आ गई होंगी, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे और शायद मैं शब्दों में समझा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ कोशिश आज करता हूँ। दोस्तों, इस बिज़नेस को करने से पहले मैंने काम करने की शुरुआत आज से लगभग 19-20 साल पहले शुरू कर दी थी। दोस्तों, 19-20 साल पहले काम करने की शुरुआत कर दी थी। आप समझ सकते हैं कि 20 साल बाद इतना हूँ तो 20 साल पहले कितना रहा होऊंगा। 20 साल पहले इस काम की शुरुआत किए थे दोस्तों, अपने जीवन को, गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ गए, ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर में मैं बड़ा था, कोई रास्ता नहीं था, और मेरी मम्मी हमेशा एक बात बोलती है, बहुत सारे साथियों को मैंने मीटिंग्स में बोला है कि मेरी मम्मी कहती है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जाओ, और अब कुछ करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं एक बात का बहुत हमेशा से आप लोगों के सामने इस बात को कहता रहा हूं कि जिंदगी में आपके हालात अच्छे हो या नहीं हो, आपके पास पैसा हो नहीं हो, आपके पीछे का बैकग्राउंड मजबूत हो या नहीं हो, लेकिन भूख अपने टाइम से लग जाती है। यस और नो? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि आपके हालात कैसे हैं। और दोस्तों, जब हालात बिगड़ती है तो इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए निकलता है। हमारी फैमिली के भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जिंदगी में कुछ और रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे। घर में एक ही बड़े मर्द के रूप में आप कह सकते हैं कि मैं ही था, बच्चे के रूप में, और मुझे काम करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि ना डिग्री थी, ना कोई एजुकेशन था, ना पीछे का कोई बैक सपोर्ट था। तो समझ में नहीं आया क्या करूं। तो ऐसे ही चलते फिरते, यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने साइकिल से गली मोहल्ले के किराने की दुकान में भुजिया मिक्सचर बेचना शुरू किया था। दोस्तों, वहाँ से शुरुआत की थी बिजनेस की। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते रहा, ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ हो नहीं रहा था, बहुत बेहतर कुछ हो नहीं रहा था। ऐसे ही चलते चलते दरमियान समस्तीपुर शहर के भीतर एक मेरे जान पहचान के व्यक्ति थे जो मसाला पीसने का और बेचने का काम करते थे। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप पीसो और बेचने का काम लोकल में मुझे दे दो, बेचकर मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा। तो उन्होंने मुझे रख लिया था, बोला ठीक है बेचो। और मैं उनके साथ साइकिल पर घूम घूम कर मसाला बेचना शुरू किया, थोड़ा इनकम को अर्न बढ़ाने के लिए। लेकिन इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ना
कंपटीशन को फेस करने के लिए मेरे पास पैसा था और नहीं उस तरह का कोई एसेट्स था, न संसाधन था कि मैं मार्केट के कंपटीशन में उतर पाऊं। तो साधारण तरीके से एक हॉकर की तरह साइकिल से झोला टांग के, बोरा टांग के मैं मार्केट में माल बेचता था मसाले का। लेकिन जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल नहीं रही थी। तो इस दरमियान मसाला बेचते हुए भी मैंने बहुत सारे काम और ट्राई किए कि जिंदगी में कुछ आमदनी बढ़ जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एनजीओ में ट्राई किया, मैंने रोड के किनारे पन्नी बेचा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे सलाह दिया कि भाई ऐसा है कि संडे के संडे अपने समस्तीपुर में बाजार समिति लगता है, तो बोला कि वहाँ पे पन्नी बेचेंगे ना सप्ताह में एक दिन तो बढ़िया कमाई हो जाता है 4-5 घंटे में। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं था, मैंने भी अभी उस तरह का काम किया नहीं था। तो उसने मुझे बुलाया, संडे को मैं गया और उसने रोड पर ही तिरपाल वगैरह बिछा रखे थे और मुझे बोला कि ये तेरा है और वो वाला मेरा है, यहाँ मैं खड़ा रहूँगा या तू खड़ा रहेगा। पूरे दिन मैंने बेचा, कल हो अगले सप्ताह भी बेचा। मैं अपनी माँ को ये बात बता नहीं रहा था क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, पारिवारिक रूप से बहुत अच्छे थे, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता था, तो मैं उनको बता नहीं रहा था। लेकिन खबर लग गई कहीं से उड़ते उड़ते मम्मी को। मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझे मारा था और मार कर मुझे बोला था, वो भी रो रही थी और मैं मार की दर्द से रो रहा था और वो दुख से रो रही थी। वो मुझे बोली थी कि बेटा अभी इतना भी हालात बुरा नहीं हुआ है कि रोड पे तू खड़ा होकर पन्नी बेचेगा। लेकिन वो भी जानती थी, मैं भी जानता था कि हालात उससे भी ज़्यादा बुरे थे। मैं तो खड़े होकर पन्नी ही बेच रहा था, भीख मांगने की नौबत आ सकती थी, हालात इतने बुरे थे। इन्हीं सारे दरमियानों के बीच, इन्हीं सारी कामों के बीच, इसी सब हालातों के बीच जिंदगी चल रही थी दोस्तों। जिंदगी की गाड़ी कट रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। 2 छोटा भाई था, मम्मी उसको पढ़ा भी रही थी। मेरी पढ़ाई ड्रॉप हो गई थी क्योंकि मैं पढ़ता तो मम्मी बोली थी कि वो लोग नहीं पढ़ सकता तो कम से कम उसको पढ़ने दो, क्योंकि मम्मी की ये सोच थी कि यार जिस हालात में है, जिस जिंदगी को जी रहे हैं, शायद किसी बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो जिंदगी थोड़ी बढ़िया हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं ना, छोटे घरों में ऐसा सोचते हैं। वो तो बाद में जाकर पता चलता है कि भैया नौकरी लगने के बाद अगर वो अपने बीवी बच्चे का पेट पाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो बाद में जाकर पता चलता है। लेकिन पहले तो ये लगता है कि यार किसी तरह नौकरी लग गई तो कम से कम घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और इस चक्कर में 2 छोटा भाई पढ़ रहा था, जैसे तैसे करके पढ़ाया जा रहा था, जैसे तैसे करके जिंदगी चलाया जा रहा था और मैं जो कर सकता था वो मैं कर रहा था। बहुत उम्र छोटी थी, अनुभव नहीं था, तो बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत सारे बिजनेस को हाथ डाला, बेकार हो गया, जो पैसे थे वो भी बर्बाद हो जाते थे और जिंदगी बस और परेशानियों में आ जाती थी, जिंदगी और दिक्कतों में आ जाती थी। लेकिन इसी दरमियान चलते चलते जिंदगी में समय नहीं रुकता, कहते हैं यस और नो। तो समय नहीं रुका और बढ़ते 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 दोस्तों 13-14 साल निकल गए थे। 13-14 साल। इस 13-14 साल के दरमियान मुझे याद है कि हमारे घर में कोई पर्व नहीं होता था। मैं आज वो सब बात शायद यहाँ पर बोलूँगा तो मेरी मम्मी को अंदर से हो सकता है थोड़ा सा खराब लगे, हो सकता है उनको अंदर से लगता हो कि यार क्या वो सब बातें ये ला रहा है। लेकिन दोस्तों आज मेरा मन कर रहा है बोलने का, बोल लूँ। कई सारे ऐसे होली, दीपावली, छठ मैंने देखे हैं दोस्तों, जहां पर रूम के अंदर मेरी माँ रोती थी और बाहर हम 3 भाई रोते थे क्योंकि उस दिन हमारे घर में कुछ नहीं बना हुआ होता था। कई सारे ऐसे पर्व देखे हैं, कई सारा ऐसा होली देखे हैं दोस्तों, जहां पर बहुत सारे पकवानों की जगह पर मेरी मम्मी एक छोटे से पतीले के भीतर सिर्फ खीर या सेवई बना के रख देती थी और बोलती थी कि बेटा यही है, मीठा तो कुछ ना कुछ खाना है। बहुत सारे ऐसे धनतेरस देखे हैं जहां पर किसी तरह मैनेज करके 1 चम्मच मेरे घर में आ जाया करता था दोस्तों, क्योंकि स्टील खरीदना कहते हैं शुभ होता है। बहुत सारे ऐसे हालातों के बीच दोस्तों 14 साल निकल गए थे, 14-15 साल। बहुत बोलने में सेकंड नहीं लगा, लेकिन बीतने में दोस्तों 15 साल एक अरसा लगता है जब हालात अच्छे नहीं हो तो। यस और नो। उस हालातों के बीच दोस्तों जिंदगी चल रही थी, क्या बोलूं चल रही थी, मैं तो कहूंगा घसीट रही थी जिंदगी। और उस दरमियान उन्हीं सारी परेशानी, उन्हीं सारी दिक्कतों, उन्हीं सारी कश्मोकश के बीच जिंदगी के भीतर दोस्तों सेफ शॉप एंटर करता है। 2 इंसान देवदूत के रूप में मेरे पास आते हैं, 2 इंसान। क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूं कि भगवान जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता तो हर किसी को है, यस और नो। लेकिन वो उतर के खुद नहीं आते कि भाई ये मौका है तू ले ले, वो किसी को भेजते हैं। उस इंसान को अगर आपने भगवान के रूप में देख लिया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन आम लोग क्या करते हैं, उसमें सिर्फ इंसान देखते हैं और बोलते हैं ना भैया अपने को ना चाहिए। और मैं भी वैसा ही था, मैंने भी बोला ना,
क्योंकि मुझे वो दो इंसान में भगवान नहीं दिखे, ठग दिखा, ठग। क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा एक तो ऐसे ही हालात खराब है और ऊपर से 8-10 हज़ार साइड ठग के लेके जाएंगे, तो मुझे उनमें ठग दिखा था। और वो दो इंसान जिनको मैं उस समय ठग समझा था, लेकिन आज भगवान से भी ऊपर, उससे भी कहीं ऊपर मानता हूं, उस दो इंसान का नाम है मिस्टर शुभकांत कुमार और मिस्टर अंजनी कुमार झा सर। उन्होंने आकर इस बिजनेस को मुझे मौका दिया, इस बिजनेस को करने का। मुझे बिजनेस का प्लान बताया, कितने का? हफ्ते के 2 लाख रुपए का। यहां हालात ऐसे थे कि साल के 2 लाख नहीं आ रहे थे, और बताया गया हफ्ते का 2 लाख आएगा। और ऊपर से सबसे हंसी तब आई जब अंजनी सर ने बोला करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने बोला वाह, यहां मैं बहुत कुछ करके 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा हूं और बिना कुछ किए 2 लाख आएगा, वाह क्या बात है। तो ऐसे जब अपने को कोई बोलता है तो एक ही बात समझ में आती है, बोला भाई साहब सामने चाय है, पियो और निकलो, यस और नो। और मैंने भी ऐसा ही कुछ सर के साथ किया। मैंने बोला सर चाय पिए और सर मुझे माफ करें। और हमने उस मौके को नहीं ट्राई किया, मैंने उस मौके पर कदम बढ़ाने का कोशिश नहीं किया दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस में जो व्यक्ति देवदूत के रूप में आपके पास आया होता है, वो आपको एक बार में छोड़ता भी नहीं है, यस और नो। तो मुझे याद है अगले दिन जब मैं घर से निकल रहा था, मेरी टाइमिंग थी घर से 9-9:30 बजे सुबह में निकलने की। जब मैं घर से निकल रहा था तो शुभकांत सर की मोटरसाइकिल मेरे घर के आगे लग गई। एकदम मैं ग्रिल खोला, निकला और सर की मोटरसाइकिल लग गई। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं बस इधर से गुजर रहे थे ना, सोचे आपसे मिल ले। वो तो आज समझ में आता है, उसको फॉलो अप बोलते हैं। वो बोले इधर से गुजर रहे थे, आपको देखे तो रुक गए। वो तो आज समझ में आता है कि यही सिखाया जाता है फ्राइडे को, है ना दोस्तों। इस बिजनेस का प्लान मैंने कैसे देखा, आपको आइडिया है? मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि जब मुझे ये प्लान देने के लिए बुलाते थे, मैं इनके लिस्ट में था, तो मुझे फोन करते थे और एक आध बार मेरे घर पर भी चले गए कांटेक्ट करने की भाई संडे को आप आए। एक दिन मैं घर में था और मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी बोली कोई है? मैंने बोला देखो शुभकांत जी होंगे। बोलो नहीं है। क्योंकि शुभकांत जी से हम लोग को पहले भी जान पहचान थी, काफी पुरानी जान पहचान थी। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सर शायद 20-21 साल हो गए होंगे जान पहचान। 20-21 साल पहले जान पहचान थी। घर के बगल में सर रहते थे, पड़ोसी थे, लेकिन बीच में जान पहचान ब्रेक हो गई थी। बाद में फिर जाकर टैग किए, हम लोग मिले थे। तो जब वो आते थे तो मैं उनको भगा देता था, जैसा सब करते हैं। और इन्होंने आना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात मुझे याद आ रही है। मैं अपने घर से निकला था, संडे का दिन था, और संडे के दिन मैं सोचा कि छुट्टी आज है, माल कहीं पहुंचाना नहीं है, तो घर के बगल में एक छोटा सा दुकान नुमा घर रखा था, वहीं पर बैठ के माल पहुंचाता था, हिसाब वगैरह लिखता था। तो मैं गया और मैं सोचा कि वहां जाता हूं और कुछ 2-3 घंटे बैठकर कुछ हिसाब उसाब पेंडिंग पड़े हैं उसको कर लेंगे। तो जब मैं घर से निकला तो रास्ते में एक किराने की दुकान थी, वहां पे मैं रुक गया चिप्स वगैरह लेने के लिए। तो मैं चिप्स लेकर बाहर आया तो मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। तो जब मैंने कॉल उठाया तो आश्चर्य लगेगा, मैंने शुभकांत सर का नाम हेडेक करके सेव किया हुआ था, हेडेक, ठीक है। तो मैंने देखा लिखा हुआ हेडेक। मैंने बोला यार ये फिर फोन कर रहे हैं। मैं सोचा उठाऊं नहीं उठाऊं, मैं सोच रहा था, हेडेक लिखा हुआ है और हेडेक ही थे मेरे लिए उस समय। तो मैंने बोला उठाऊं कि नहीं उठाऊं। फिर मैंने सोचा पता नहीं कहाँ होंगे, उठा ही लेते, झूठ बोल लेंगे और क्या। तो मैंने उठाया और इन्होंने बोला और रवि जी कहाँ हैं? मैंने सोचा क्या बोलूं, सच बोलूंगा तो हो सकता है कहीं आ जाए। तो मैंने बोला कि झूठ बोल ले। तो फिर मैंने सोचा कि यार कहाँ होंगे नहीं होंगे, बोल ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। मैंने यूं ही बोल दिया, बोला बस अपने ही चौक पे हूँ, धर्मपुर चौक पे। तो उन्होंने बोला पीछे पलटिए ना। मैं पीछे देखा तो पीछे खड़े थे। मैं मनी मन सोच रहा था अच्छा हुआ झूठ नहीं बोला, है ना। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला बस यही पास में, कुछ हिसाब उसाब पेंडिंग है, सोचा कर लूँ। बोले कि आप थोड़ा सा समय दीजिए ना, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, आप ही के फायदे की बात है। मैं तो समझ ही रहा था मेरा कितना फायदा है, 10,000 लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई मुझे बहुत काम है, आप मुझे छोड़ दें प्लीज़। क्योंकि जब अपने को कोई बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर रहा होता है ना, जब अपने को कोई सेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए बोल रहा होता है ना, और जब तक अपने को बात समझ में नहीं आई होती है, उस समय तक हमें वो काम समझ में नहीं आता और हम सामने वाले को ऐसा शो ऑफ करते हैं कि दुनिया का सबसे बिजी आदमी हम ही हैं। नहीं, मोदी जी के बदले सारा काम हम ही निपटा रहे हैं, इतना बिजी हम हो जाते हैं। मतलब उनकी बात सुनने का वक्त नहीं होता अपने पास। और मैंने भी उनको ऐसा ही शो ऑफ किया।
तो उन्होंने बोला बस रवि जी 5-10 मिनट दीजिए ना। मैंने बोला यार ये आदमी को क्या बोलूं। मैंने बोला ठीक है मैं वहां जा रहा हूं, आप वहीं आ जाइएगा। बहुत ही कैजुअल, बहुत ही गंदे तरीके से मैंने उनको ट्रीट किया दोस्तों। और ये वहां पहुंचे, लेकिन सबसे अच्छी बात अकेले नहीं पहुंचे, क्योंकि इस बिजनेस में मैं एक चीज तो समझ गया हूं इन 4 साल में कि कभी भी ग्रो लाइन तगड़ा वाला फॉलोअप होता है तो अकेले कभी नहीं जाता है। किसी अपलाइन को पकड़ लेते हैं, और इनके अपलाइन आप जानते हैं, इनके सबसे बड़े आइडल जिनको आप सभी लोग मानते भी हैं, हम सभी लोगों के आइडल मिस्टर अंजनी झा सर साथ साथ आए थे। मैं उस समय अंजनी झा सर से वाकिफ नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि सुबकान जी आएंगे तो मैं इनको कहूंगा कि सर अभी मुझे माफ करो, अभी जाने दो, लेकिन ये अंजनी जी को लेकर आ गए। मेरे लिए अंजनी जी एक अनजान आदमी थे, मुझे लगा कि यार अकेले ये होते तो भगा भी देता, अनजान आदमी के सामने क्या बोलूं। तो मैंने इनको बैठने दिया, इन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया दोस्तों। बिजनेस प्लान जब मैं देख रहा था तो शुरुआत में मैं बिजनेस प्लान सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जब बिजनेस प्लान इन्होंने दिखाया अंजनी सर ने, और जब बिजनेस प्लान में देख रहा था तो मुझे बस एक एक चीज धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। कुछ कुछ बातें, जैसे कि सप्ताह का पैसा आएगा, हफ्ते का 2 लाख है, 8,190 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे तो आप डायमंड हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ लेप्सेशन नहीं है, जो मुझे उस वक्त अच्छी लगी कि अगर आप 10 लोगों की टीम बना दी और कुछ दिन काम नहीं हुआ और फिर बाद में एक आदमी जुड़ा तो 11 से शुरू होगा, ऐसा इन्होंने बताया। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि अरे मैं काम करूंगा तो भी, और 2 हैंड है 2 लेग हैं तो कोई और भी काम करेंगे तो भी मेरे नीचे कभी ना कभी तो 8,190 आएगा, ऐसा मेरे दिमाग में आया। मैंने बोला काम तो बढ़िया है, करूं कि नहीं करूं। मन में अंदर कई सारे उथल पुथल चल रहे थे, क्योंकि इस उथल पुथल की दोस्तों कारण थी, मैं जिस हालात से, जिस जिंदगी से निकल रहा था, जिस जिंदगी को जी रहा था, उस जिंदगी में दोस्तों हफ्ते के 2 लाख की क्या, हफ्ते के 50,000 की कोई बात नहीं करता था, और मुझे हफ्ते के 2 लाख की बात बताई जा रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि उस हालात में, उस जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी जिंदगी में लाखों महीने वाला आदमी बनूंगा, सप्ताह की तो बहुत दूर की बात है। और उस समय ये बिजनेस प्लान दिए, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बातें अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा करता हूं। फॉर्म होता है इस बिजनेस में, उस फॉर्म को इन्होंने मुझे निकालकर भरवाने का प्रयास किया। अंजनी सर ने बोला कि इसको भर दीजिए, बाद में सोचते रहिएगा करना है कि नहीं करना। फॉर्म के फायदे मुझे बता दिए कि अगर आप फॉर्म भरेंगे और कोई आगे भरेगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ढेर सारे फायदे बताए। मैंने बोला भर देता हूँ। फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर के ये भी चले गए, मैं भी घर आ गया। रात में मैं बहुत देर सोचता रहा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। बहुत देर अंदर में उथल पुथल चलता रहा, और सुबह सुबह इनकी गाड़ी लग गई उसी उथल पुथल के दरमियान। और जो इन्होंने बोला कि भाई मैं इधर से गुजर रहा था तो आ गया, मैंने इनसे थोड़ी मोड़ी बातें की। मैंने बोला कि सर मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं। बोले क्या चल रहा है? आप एक काम करें, आप अपने उस दुकान पे जाए, मैं वहीं आता हूं। और मैं वहां गया और फिर अंजनी सर को लेके पहुंच गए। और जब ये मैं आया, जब पहुंचा तो मैं बस फाइनली जो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, मैंने ये बात उनको कह दी। मैंने बोला सर मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, क्या इस बिजनेस के भीतर लोग जुड़ते हैं? आपके तो जुड़ गए, उन्होंने चेक दिखाए, मैंने कहा आपके तो जुड़ गए, लेकिन क्या जुड़ते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सोच बहुत नकारात्मक थी। लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का काम होता है, लोग इसको पसंद नहीं करते। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं सुबकान जी को पसंद नहीं कर रहा हूं तो मैं प्लान लेके कहीं जाऊंगा तो मुझे भी लोग पसंद नहीं करेंगे। ये दिमाग में आया मेरे, तो मैंने कहा कि नहीं करूंगा। मैं इनसे पूछा कि क्या इसमें सच में लोग जुड़ते हैं कि बस आप ऐसे ही अपने पैसे निकालने के लिए चल पड़े हैं मार्केट में? इन्होंने मुझे कहा कि रवि जी जुड़ते हैं, और 1 महीने के 4 सप्ताह के इन्होंने चेक निकालकर मेरे सामने रख दिए। 14,750 रुपए का टोटल इनकम था। दोस्तों एक बात दिमाग में गई, मैंने सोचा कि अगर इनको 14,750 रुपया आया है तो ट्राई करके देखते हैं, कहीं 2-3 हजार 4 हजार महीना अपने को भी आ गया तो जिंदगी में थोड़ी सी राहत हो जाएगी। जहां मैं कुछ कमा रहा हूं, अगर 2-4 हजार प्लस हो जाएगा तो थोड़े बहुत खर्चों में मदद मिल जाएगी, थोड़ी बहुत जिंदगी में आसानी आ जाएगी, थोड़ी बहुत सहूलियत आ जाएगी। और दिमाग में आया कि करते हैं। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि हम जिस माहौल के भीतर हैं वहां पर सकारात्मक बातें कम आती है, नकारात्मक बातें ज्यादा आती है। फिर वही बात आने लगी, कर तो लूं, लोग नहीं आए तो, कंपनी भाग गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ढेर सारे वाय दिमाग में आने लगे। क्यों करूं? सुबकान जी उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि जी अब क्या सोच रहे हैं? मैंने बोला कि सर बस एक बात सोच रहा हूं, मैं तो ज्वाइन कर लेता हूं, आपके साथ और भी लोग हैं, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं, लेकिन मेरे लोग नहीं आए तो। ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब भी इन्होंने बहुत आम दिया, लेकिन वो आम जवाब उस वक्त यहां लगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या बोला।
इन्होंने मुझे कहा कि रवि जी मैं आपसे बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने बोला हाँ पूछिए। इन्होंने अगेन रिपीट किया कि रवि जी प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैंने बोला नहीं मानेंगे, बताइए। इन्होंने बोला रवि जी आपके पास 2 पैर है। मैंने बोला हाँ। बोला मेरे पास। मैंने बोला आपके पास भी। बोला मेरे पास 2 हाथ है। मैंने बोला हाँ। बोला आपके पास। मैंने बोला मेरे पास भी। आपके पास 1 दिमाग है। मैंने बोला हाँ। बोला मेरे पास भी। आपके पास दिन का 24 घंटा, मेरे पास दिन का 24 घंटा। मेरे पास एक शरीर, आपके पास एक शरीर। मैं भी सेल्स का काम करता हूं, चूंकि ये एमआर थे और आप भी सेल्स में काम करते हैं। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं। और दोस्तों ये बात लगी क्योंकि इन्होंने प्रोफेशन भी मैच कर दिया। मुझे लगा हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि ऐसे हम सोचते नहीं हैं। मैंने कहा यार ये सही बात है, ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूं। ये भी 2 पैर वाले आदमी है, मैं भी 2 पैर वाला आदमी हूं। ये भी 1 दिमाग वाले आदमी है, मैं भी 1 दिमाग वाले आदमी हूं। इनके लिए भी 24 घंटा होता है, मेरे लिए भी 24 घंटा होता है। अगर 14,000 महीना इनको आया है तो इतने गए गुजरे तो नहीं है साहब। 50-60 किलो का वजन लेकर धरती पर खाली बोझ नहीं है। 2-4 हजार रुपया महीना तो हम भी कमाई लेंगे। दिमाग में आया। और दोस्तों इस बात को दिमाग में जब आया तो मैंने सोचा करते हैं, शुरुआत करते हैं। और मैंने इनके साथ शुरुआत करने का मन बनाया। लेकिन हम फूक फूक के कदम रखने वाले लोग हैं, है ना। मैंने बोला पैसे अभी नहीं देंगे, पहले थोड़ा और श्योर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे और बहाने बनाने लगा और क्वेश्चन क्यूरीज करने लगा। तो अंजनी सर आपको तो पता ही है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हर मर्ज की दवा है। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी पैदा नहीं हुआ जिनका दवा नहीं हो उनके पास। तो वो मुझे कहते हैं, बोला रवि जी आपको अभी भी डाउट है ना। मैंने बोला हाँ। बोला एक काम करिए, आप मेरे साथ आगरा चलिए, तब पैसा लगाइएगा। मैंने बोला आगरा क्यों। बोला चलिए तो सही, एक आदमी डायमंड बन रहा है, आप चल के देखिए, अगर आपको समझ में आए तो बिजनेस ज्वाइन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। मैं मनी मन सोचा कि यार जिंदगी में कभी ताजमहल देखे नहीं थे। बहुत लोग आज भी होंगे ना जो आगरा में ताजमहल नहीं देखे होंगे। मैंने कहा जिंदगी में ताजमहल कभी नहीं देखे थे और शायद हालात ऐसे थे भी नहीं कि जिंदगी में कभी ताजमहल देखने आते। मैंने बोला अच्छा मौका मिल रहा है, चल हो आते हैं। और मैं ताजमहल देखने आया दोस्तों, लेकिन एक शख्सियत की डायमंड शिप देखने का मौका मिला। और उस शख्सियत का नाम बहुत तेज तालियों में बोलना चाहूंगा, मिस्टर राकेश प्रसाद सर। 7 मार्च 2014 का दिन था। राकेश सर डायमंड बन रहे थे। न मैं राकेश सर को पहचानता था, न मैं अजय सर को पहचानता था, न मैं सत्येंद्र सर को पहचानता था, न मैं बाकी जितने गुरु हैं माधव सर, विजयपाल सर, किन्हीं को नहीं पहचानता था। सब वहाँ थे, जसवीर सर वगैरह सारे थे। मैं किन्हीं को पहचानता नहीं था, लेकिन उस हॉल के अंदर का माहौल बड़ा बेहतरीन था दोस्तों। किसी को पहचानता नहीं था। मैं वहां गया, मुझे उस हॉल के अंदर इन्होंने बिठा दिया और उस हॉल के अंदर का माहौल बहुत बेहतरीन था। उस हॉल के अंदर का वाइब्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव था। और उसी पॉजिटिव माहौल के बीच एक व्यक्ति एक दिल में से फाड़ कर इंटर करता है। और वो वहां दिल फाड़ के इंटर करते हैं, यहां दिल अपना फट गया था। उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर राकेश सर। रेड कलर के दिल से बाहर निकले थे। 21 साल 3 महीना इन्होंने उस दिन अपना एज बताया था। 21 साल 3 महीना। इन्होंने कहा था कि आज मैं 21 साल 3 महीना का हूं और 21 साल 3 महीने का होने के बाद दिल्ली का पहला आदमी हूं जो ऑडी चलाता हूं, इन्होंने कहा था। इन्होंने उसके बाद कहा था, ऐसे हाथ खड़ी की थी और कहा था 80,000 की घड़ी पहनता हूं। बहुत सारी बातें इन्होंने दोहराई थी, बहुत सारी बातें वो बताई थी। और मैं हॉल के अंदर बैठकर मनी मन सोच रहा था कि यार इस इंसान में ऐसा क्या है। मैं उम्र में भी उस समय 21 साल से बड़ा था। तो मैंने सोचा यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इतना गया गुजरा थोड़ी हूं। और दोस्तों वहीं बैठा बैठा कमिटमेंट लिया था कि बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और जाकर काम करके दिखाएंगे, शायद एक दिन हम भी डायमंड बन जाए। श्योर नहीं था, लेकिन एक अंदर में विश्वास हुआ था कि शायद बन जाएंगे। और दोस्तों उस प्रोग्राम से निकलने के बाद मैंने मन पक्का कर लिया कि काम को करना है, लेकिन और मन पक्का करूं इस चक्कर में मैंने अंजनी सर से और शुभकांत सर से एक सवाल किया था। मैंने बोला सर एक बात बताओ, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग जो दिल्ली का एड्रेस बताते A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, ऑफिस जाके देखे हैं? इन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला साहब मेरा पैसा गया कोई बात नहीं, मैं किसी का लगाऊं और कल कंपनी हो ही ना तो मैं तो ऑफिस जाऊंगा। और दोस्तों मैं आगरा से ही ऑफिस के लिए चला गया था दिल्ली। मैंने बोला ऑफिस देखेंगे, श्योर होंगे, उसके बाद करेंगे। और मैं ऑफिस देखने चला गया था और ऑफिस देखा, सब कुछ अच्छा लगा। वहां बहुत सारे लोग प्लान दे रहे थे, तो मैंने एक बार रिपीट प्लान वहां पर सुना, श्योर होने के लिए कि वो क्या क्या झूठ बोले थे। श्योर होने के लिए मैंने रिपीट प्लान सुना, सब कुछ सेम था।
वहां से मन बनाया कि करूंगा, और दिल्ली में कुछ दोस्त थे तो मैंने उस लोगों को भी जाकर छोटा टूटा फूटा प्लान दिया, और मैंने वहां से कॉल किया था सर को कि सर 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग लेकर आ रहे हैं। तो सर बोले अरे पागल, कुछ मत कीजिए, सीधा आइए। सर को लगा था ये कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रहा है, ठीक है, तो बोले ना ना सीधा आइए। लेकिन मैं थोड़ा सा सुनने वाला नहीं था, तो मैं 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग लेकर सर के पास आया और बोला सर अब लगाइए मेरी भी आईडी। और मैं आया और सर के पास ज्वाइनिंग ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद दोस्तों उस दिन और आज के दिन अप्रैल 2014 मुझे याद है, मैं 7 मार्च को आगरा गया था और 8 मार्च को मैं दिल्ली में था, और 8 से लेकर मैं 28 मार्च तक दिल्ली में था, क्योंकि मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है, जो किसी कारणों से आज अपने एग्जाम की वजह से यहाँ बैठा हुआ भी नहीं है, आज भी वो दिल्ली में ही है। मैं उसके यहाँ रहा था, और मार्च 2014 में होली थी 25 तारीख को, तो मैं होली मनाकर वहाँ से 28 को आया था, और 1 अप्रैल से मैंने दोस्तों काम करना शुरू किया था। 1 अप्रैल 2014 से मैंने काम करना इस बिजनेस में शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो मेरे सर लोगों को इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने 1 अप्रैल 2014 से बिना किसी बैकग्राउंड के फुल टाइम सेफ शॉप किया है दोस्तों, फुल टाइम। 1 अप्रैल 2014 से आते ही मैंने फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिया। अपने सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए मैंने मसाले वाले काम को साइड कर दिया था। मुझे याद है अंजनी सर, शिवकांत सर, सभी लोगों ने मुझे रोका था कि नहीं, मसाले वाले काम को अभी मत छोड़िए। इनको लगा कि पैसा वैसा ऐसे भी कम है और इधर से नहीं आएगा, तो शायद बिजनेस जो आज कर रहा है कल छोड़ देगा, और ऐसा होता है, यस और नो। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों यहाँ विश्वास इतना तगड़ा हो गया था ना कि पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे का रोना था, लेकिन सेफ सब छोड़ देंगे ये बात यहाँ आती नहीं थी कभी। और काम करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें आई, परेशानियां आई। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं दिक्कतें नहीं आई, बहुत मजे मजे में आप डायमंड बनते हो, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो डिफिकल्टी आती है ना, जो दिक्कतें आती है ना, वो एक्चुअली में हमें शुरुआत में दिक्कतें लगती है, लेकिन आप सोच के देखिएगा वो दिक्कतें नहीं है। सर लोग कहते हैं ना वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि ये प्रोसेस है डायमंड बनने का, यस और नो। बोला डायमंड बनने का प्रोसेस है, लेकिन आप सोच के देखिएगा क्या सच में अपना सेफ शॉप डिफिकल्ट है क्या? और ये बाकी जो नहीं बोले ना, वो मनी मन सोच रहे थे है तो जरूर, है तो जरूर, बोलेंगे कैसे, इसीलिए 5-10 लोगों के नो आए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आज बोलना चाहूंगा कि डिफिकल्ट नहीं है सेफ शॉप, बस डिफरेंट है, और चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप में और हम लोग जो यहां पर बैठे हैं लगभग 2000 लोग, मलयालम आती है? मलयालम कितने को आती है मलयालम? एक आदमी का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, बाकी किसी को नहीं आती। मलयालम डिफिकल्ट है या नहीं? हिंदी आती है? हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं? नो। लेकिन आप जाके एक मलयालम वाले से पूछो कि हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं, बोलेगा है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। मलयालम या हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, मलयालम हिंदी वाले के लिए डिफरेंट है, हिंदी मलयालम वाले के लिए डिफरेंट है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट है। अगर डिफरेंस खत्म कर दिया जाए एक दूसरे का, तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप एक मलयालम परिवार में अपने बच्चे को पैदा होते ही डाल दीजिए, और एक मलयालम वाले बच्चे को अपने परिवार में डाल लीजिए। 10 साल बाद देखिएगा इसको हिंदी नहीं आती होगी, उसको मलयालम नहीं आती होगी, यस और नो। डिफरेंट है, हमारा सेफ शॉप डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। और दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई कि डिफरेंट है भाई साहब, इसके और मेरे बीच के डिफरेंसेस को अगर मैं दूर कर दूं तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मैंने डिफरेंसेस दूर करने शुरू किए। सेल्स के काम में मैं पहले भी था, और सेल्स के काम में मैंने इसके बाद भी ज्वाइनिंग ली सेफ शॉप। ये भी सेल्स का काम है, यस और नो, यस और नो। दोस्तों आपको मालूम होगा मुझे सुनाई उनाई कम देता है, पता है ना, यस और नो। सेफ शॉप भी सेल्स का काम था, और मसाला बेचना भी सेल्स का काम था। लेकिन उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को कहा गया शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था कि संडे को सेमिनार करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि संडे को सेमिनार करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं बोला कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है, इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है। उस सेल्स में कोई नहीं बोला कि दिशा करो, इस सेल्स में लोग बोले कि दिशा करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यही डिफरेंसेस है।
उस सेल्स में फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में संडे का सेमिनार नहीं है, इस सेल्स में है। उस संडे में सेल्स में आपको डायमंडशिप नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में दिशा नहीं है, इस सेल्स में है। और जो इस डिफरेंसेस को बीच से हटा देता है वो डायमंड हो जाता है दोस्तों। और इस सेल्स में आने के बाद उस सेल्स और इस सेल्स के बीच के जो डिफरेंसेस थे मैंने उसको हटाया। हर संडे के सेमिनार में रहा, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में रहा, हर डायमंडशिप में रहा, हर दिशा वर्कशॉप में रहा। मेरे अपलाइन इस बात की गवाही देंगे, 2014 से 2018 आज है, आज तक मुझे जहां जहां बुलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें मैं नहीं मौजूद था। यस सर, हर प्रोग्राम में रहा दोस्तों। मेरी मम्मी यहां बैठी है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, पैसा 1 रुपया नहीं आता है, घूमने ही रोज जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय चेक आते थे ना, चेक आपके घर में चेक आते हैं ना, मेरे घर में भी चेक आए थे। और एक बार मेरी मम्मी को मेरा एक चेक हाथ लग गया, जो चेक का टोटल अमाउंट था 666 रुपया। और दोस्तों आज भी मुझे याद है, मेरी मम्मी ने कई महीने तक मुझे एक उलाहना दिया, बोला पैसा आता है 666 रुपया और दिन भर घूमता ही रहता है, दिन भर घूमता ही रहता है, पैसा आता है 666 रुपया। हर आदमी के बीच, हर लोगों के बीच मम्मी मुझे इस बिजनेस को ना करने के लिए प्रेशराइज करती थी, बोला कुछ फायदा नहीं, बेकार है, छोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी बाहर वाले से तो लड़ लेगा, घर वाले से लड़के कहां जाएगा। यस और नो दोस्तों, जब ये डिफरेंस, उस सेल्स में कोई डिफरेंस था, जब मैं मसाला बेचने जाता था तो मुझे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि मसाला मत बेच, बोला नहीं बहुत जरूरी है। और जब मैं सेफ शॉप करने लगा और मसाला छोड़ा तो मेरी मम्मी ने क्या बोला पता है, बोला सेफ शॉप करना है तो कर, लेकिन मसाला तेरा जड़ है, इसको मत छोड़। जड़ है, जड़। क्यों जड़ है? क्योंकि दाल रोटी उसी से चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, दाल रोटी खाली चलाने वाला काम जड़ हो सकता है क्या? और जिससे जिंदगी भर सिर्फ दाल रोटी चले वो जड़ हो सकता है क्या? लेकिन उस समय हालात इतने बदतर थे कि लगता था वही जड़ है, उसको मत काट, बाकी जो करना है कर। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो डायमंड नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर घर में आता हूं और घर में भी मम्मी अगर 4 बात बोलेगी तो मैं जाऊंगा कहां फिर। मैंने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। और दोस्तों बहुत सारे साथी यहां पे गलती कर जाते हैं, मैंने नहीं किया। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अपने घर वाले से छुपा कर काम करना शुरू करते हैं। मैंने बोला नहीं, डंके के चोट पे करेंगे। मुझे याद है यूएन पैलेस के भीतर सिल्वर का सम्मान समस्तीपुर में मुझे होने वाला था। मुझे काम करते हुए 2 महीना हो गया था और मैं सिल्वर बनने वाला था। और राकेश सर मुझे सिल्वर बनाने वहाँ मौजूद थे, नया नया डायमंड बन के मेरे सर में आए थे फंक्शन करने के लिए। मैंने बोला कि मम्मी को फंक्शन दिखाएंगे और मैं मम्मी को लेकर फंक्शन में ले जाने के लिए तैयार किया। मेरे एक साथी हैं मिस्टर अमन कुमार जी, वो लेकर मम्मी को मेरे साथ फंक्शन में आए और फंक्शन में मैंने मम्मी को बिठाया। मेरा सिल्वर का जब अवार्ड हो रहा था तो मेरी मम्मी वहाँ बैठकर सिल्वर का अवार्ड देखी। देखने के बाद घर गई और मैं पीछे पीछे घर गया और मैंने बोला कैसा लगा? बोली क्या? मैंने बोला वही जो प्रोग्राम देखा। बोला उसमें कुछ समझ में कहाँ आया? मैंने बोला अभी समझाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बिछावन पे बैठकर प्लान फोल्डर, डायरी, प्रगति पथ और अपना कलम निकालकर दोस्तों वैसे ही प्लान दिया जैसे एक एसोसिएट को आप देते हैं, वैसे ही प्लान दिया अपनी माँ को। ज्वाइन नहीं कराना था, लेकिन प्लान देना जरूरी था। मैंने बोला प्लान देंगे और उसी तरह देंगे जैसे वहां देते हैं। और मैंने उसी तरह स्टार्ट किया और उसी तरह एंड किया और पूरा प्लान मम्मी ने सुना। और लास्ट में बताए क्या बोला? लास्ट में बोला अच्छा इसमें झूठ क्या क्या बोला था तुम? मैंने बोला झूठ? बोली मम्मी को लगा कि काम करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोला है। तो मम्मी बोली इसमें झूठ क्या क्या बोला? मैंने मम्मी की कसम खा के बोला था कि नहीं मम्मी झूठ कुछ नहीं बोला। तो मम्मी बोली कि सब बात सच है। मैंने बोला हाँ। मम्मी बोली फिर कर। और दोस्तों वो दिन है जून 2014 और आज का दिन है फरवरी 2018। जितना बाहर से मैं लड़ा डायमंड बनने के लिए, घर से मेरी मां लड़ी डायमंड बनाने के लिए। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की हिम्मत थी कि मैं दोस्तों यहां तक टिक पाया। वरना हालात सेफ शॉप में ऐसे ऐसे भी आए जब पैसे 1 रुपए नहीं आते थे, लेकिन डायमंडशिप में जाना होता था, दिशा में जाना होता था, कोई प्रोग्राम करना होता था, पैसे 1 नहीं थे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन आने वाला रहता है ना तो बहुत बुरी रातें देखनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई आज यहां पर बताता हूं जो शायद मैंने अपनी मां को नहीं बताया। मेरी मां इस 4 साल के दरमियान घर में मुझे ऐसी ऐसी लाइनें बोलती थी जो लाइनें ये गुरु मुझे ट्रेनिंग सेमिनार में बोलते थे। और मैं सोचता था कि पीछे में मेरे वीडियो देखती है क्या? मैं मन ही मन यही सोचता था, क्योंकि सेम लाइनें बोलती थी, सेम लाइनें।
बोला कोई बात नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाता है, कर, कोई बात नहीं, ऐसे करेगा तो होगा, कोई बात नहीं, पेशेंस रख, पेशेंस रख। मैं सोचता था यार ये सारी डायलॉग वही वाली है जो सर लोग बोलते हैं, ये कहां से सुन लेती है। लेकिन आज समझ में आता है दोस्तों, सफलता का मंत्र एक ही होता है, चाहे माधव सर बोले चाहे मेरी मां बोले। सफलता एक ही मंत्र है, और एक बात यह भी तय है कि सफलता तक हमें चलकर जाना होता है, सफलता हमारे तक चलकर नहीं आती। और दोस्तों मैं निकला, मैंने प्रयास किया, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, और इस मेहनत में मेरे हर एक साथी ने मेरा भरपूर सहयोग किया, हर एक साथी ने मेरा भरपूर साथ दिया, हर एक टीम के मेंबर ने, हर एक लोगों ने, जो मेरे टीम के नहीं भी थे, उन सभी लोगों ने हिम्मत बढ़ाया। और उस हिम्मत की वजह से दोस्तों बढ़ते 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 एक व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर डायमंड बनता है। दोस्तों इन सारे हालातों के बीच दोस्तों जिंदगी बस चली। इस सेप शॉप में डायमंड बनने के सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने, बहुत सारी परेशानियां देखी मैंने, लेकिन बस एक बात की चिंता नहीं थी, एक बात का सुकून था कि दोस्तों मेहनत कर रहे हैं ना तो लाखों के लिए कर रहे हैं। यस और नो? मुझे इस बिजनेस में मेहनत कभी भी बेकार नहीं लगी, कभी भी मैं मेहनत से जी नहीं चुराया। मुझे याद है मैंने एक बार मनी मन ठाना था, मैं मेहनत सेप शॉप से पहले अपने मसाला बेचने में भी करता था। लोग कहते हैं सब मेहनत बहुत है, हमसे नहीं होगा। मैं एक ही बात कहता हूं कि मेहनत तो मैं सेप शॉप करने से पहले मसाला में भी करता था। यस और नो? मेहनत तो मैं पन्नी बेचने में भी करता था। यस और नो? मेहनत तो मैं साइकिल पर भुजिया बेचने में, मिक्सचर बेचने में भी करता था। यस और नो? मेहनत मैं एनजीओ में भी करता था, मेहनत मैं लोगों की दुकानों में भी करता था, मेहनत तो मैं हर दिन कर ही रहा था। यस और नो? और मेहनत मुझे यहां भी करना था, वहां मैं हजारों के लिए कर रहा था, यहां मुझे लाखों के सपने दिखाए जा रहे थे। दिमाग में एक ही बात थी, मेहनत करना ही है साला तो लाखों के लिए करेंगे, हजारों के लिए क्यों करें? जब मेहनत ही करना है तो लाखों के लिए करेंगे, हजारों के लिए नहीं करेंगे। यस और नो? अगर मेहनत करने से लाखों आते हैं और मेहनत करने से ही हजारों भी आते हैं, तो किस लिए मेहनत करना चाहिए? किसके लिए? किसके लिए? लाखों के लिए। लेकिन दोस्तों हम मेहनत की बात करते हैं, यहां पर नारे लगाते हैं लाखों के लिए करना चाहिए, लेकिन सोच के देखिएगा, थोड़ा सा मार्केट में निकलते हैं और हमारे मेहनत से मेरा दिल दिमाग भटक जाता है। यस और नो? थोड़ा सा हम हालात से मजबूर होकर अपने ट्रैक से चेंज हो जाते हैं। यस और नो? दोस्तों एक ही बात कहूंगा, हमेशा जिंदगी में सफर को बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अंतिम तक जाने में ही फायदा है। या तो जो आपने सोचा है वो मिल जाएगा, नहीं तो किसी के गाइड आप बन जाएंगे कि भैया इस सफर में कभी चलना मत। यस और नो? अगर आप सफर में निकले हैं, आप मंजिल तक पहुंचे, तो दो ही बात होगी, या तो आप रिकॉर्ड बनाकर कुछ बेहतर करके लोगों के आइडल बन सकते हैं। यस और नो? लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, बोला करना है तो वैसे कर, या फिर कम से कम आप गाइड तो बन सकते हैं, लोगों को उस सफर में चलने से रोक तो सकते हैं। यस और नो? और दोस्तों मैंने भी कहा कि चल के देखते हैं, जब तक डायमंड बनने के सफर में अंतिम तक जाऊंगा नहीं, तब तक मालूम कैसे चलेगा कि डायमंड बनते हैं कि नहीं बनते हैं? यस और नो? मालूम कैसे चलेगा लाखों आते हैं कि नहीं आते हैं? और दोस्तों इस सफर की शुरुआत की, ढेर सारे अचीवमेंट्स आए और मन का विश्वास बढ़ता गया, ढेर सारी अचीवमेंट्स आई, मन का विश्वास बढ़ता गया। साइकिल से शुरू किया अपना जिंदगी, मात्र 15 महीने सेप शॉप में काम करने के बाद 8.25 लाख रुपए की कार खरीदी मैंने दोस्तों, i20 हुंडई की। मुझे याद है जब मुझे इस बिजनेस में ना दोस्तों अपलाइन बहुत बड़ा काम करते हैं, मुझे इस सफर में यहां तक लाने में एक शख्सियत है जिनका मैं नाम ना लूं तो शायद आज का ये शाम अधूरा रह जाएगा, और उस शख्सियत का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, बहुत सर झुकाकर सजदा करूंगा। उस शख्सियत का नाम है दोस्तों अजीत कुमार झा। मुझे याद है जब अजीत सर ने मुझे कार के लिए कहा था, अजय सर और अजीत सर ने, अजय सर शायद अजीत सर को बोले होंगे, अजीत सर ने पीछे से मुझे पुश किया, बोला कार कब ले रहा है? कार, मैं पर्ल था, पर्ल से थोड़ा पहले था, बोला कार कब ले रहा है? मैंने बोला सर कार, दिमाग में कार का सॉफ्टवेयर नहीं था। सर ने बोला नहीं कार लेना है। तो मैं घर में गया और मेरी मम्मी कुर्सी पे बैठी थी, मैं कुर्सी के नीचे ऐसे बैठ के बगल में, अब मम्मी के बस ऐसे बात कर रहा था। तो मैं जब भी इस पोज में बैठता हूं तो मम्मी बोलती है क्या चाहिए? ठीक है, हमेशा बोली जरूर कोई काम होगा, बड़ा मतलबी है, ये ऐसे नहीं आता है। तो मम्मी बोली क्या हुआ है? हम बोले मम्मी ऐसे ऐसे सर बोल रहे थे कार लेना है। मम्मी बोली क्या लेना है?
मैंने बोला कार। बोली एक बात सोचो, मेरी मम्मी यहाँ पे अभी बोल रही थी, बहुत बोलती है घर में ऐसे, अभी तबीयत खराब थी तो नहीं बोल रही थी। मेरी मम्मी बोली एक बात बता तू, ऐसी जैसे वो बोल रही थी मैं वैसे ही बोलता हूँ, एक बात बता तू, घर नहीं हो तोरा, रहे छी किराया पर, हाँ अल्ले भी कार, लोग की कहता हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ। और मेरी मम्मी उसके बाद बोली दुस्तौ लोग, दुस्तौ। मैंने बोला कि माँ नहीं दूसेगा। बोली दुस्तौ। बोले नहीं दूसेगा, क्यों? मैंने बोला कि कार लेने से बिजनेस बढ़ जाएगा, चेक बड़े बड़े आएंगे। बोली कैसे? हम बोले घर बना लेंगे तो घर उठा के लेके जाएंगे क्या दिखाने? फिर बोला देख घर बनाए हैं, कार तो जिसके दरवाजे पर लगा देंगे उसको दिखाई पड़ेगा कार खरीदा है। अगर ये लड़का कार खरीद सकता है, बिजनेस में दम होगा। समझा बुझाकर, बड़ा बेटा हूं, बड़ा प्यारा हूं, तो समझा बुझाकर मैंने मम्मी को मना लिया और जाकर इस बिजनेस में जो पैसे थे थोड़े बहुत, उसको बचा बचा कर डाउन पेमेंट करके दोस्तों 15 महीने में पहली कार खरीद ली। और दोस्तों मुझे याद है कार खरीदने के बाद सच में मेरा बिजनेस बढ़ा। और मुझे एक बात और याद है, एक विनर ट्रिप के भीतर विजयपाल सर ने यूं ही बोला था, लोग भीड़ को संबोधित करते हैं यहां पर खड़े होकर बड़े लीडर, लेकिन उसी भीड़ में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मुट्ठी बांध रहा होता है। यस और नो? वो यहां पर भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे एक भीड़ में विनर ट्रिप के भीतर विजयपाल सर ने कहा था, शायद सर को याद होगा, कि पर्ल और टोपाज के बीच में जो गाड़ी ले लेता है वो डायमंड 1 साल पहले बन जाता है। और मन में कार लेने की भावना पैदा हो गई थी, ऊपर से सर ने थोड़ा सा मुहर लगा दिया, मैंने बोला अब तो पक्का लेंगे। और पर्ल से थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्तों गाड़ी खरीद ली, बिजनेस में थोड़ी सी इनकम बढ़े, चेक जहां पर 666 रुपए के आते थे वहां पर 6066 भी हुए, वहां पर दोस्तों और बड़े हुए, 10,000 हफ्ते भी हुए, 15,000 हफ्ते भी हुए। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। धीरे धीरे लेवल बदला, धीरे धीरे सोच बदली। किराए के मकान में हम 3 बच्चों को 27 साल तक, 28 साल तक मेरी माँ ने पाला। 28-29 साल तक हम 3 बच्चों को, किराया का एक मकान और एक किचन, उसमें हम बच्चों को पाला। उस किराए को देने के लिए और हम बच्चों के परवरिश के लिए मेरी माँ को जो बन सका वो हर काम मेरी माँ ने किया हम बच्चों को पालने के लिए, हर काम। दोस्तों आज अपनी माँ की गाथा नहीं गा रहा यहां पर, ये नहीं कि मैं यहां पर खड़ा होकर अपनी माँ की या अपने परिवार की बात कर रहा हूं। बस एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहे जहां चले जाइए, पलट के देखिएगा आपका परिवार ही होगा जो वहां तक आपको लेकर गया होगा। हर काम, हर प्रयास 3 बच्चों को पालने के लिए की, वो जो कर सकती थी सब की। रुई की बत्ती बनाकर बेचा, साड़ी की फॉल लगाकर बेचा, किराए के मकान में किसी तरह एक रूम और एक किचन में बच्चे बड़े होते गए, जगह छोटे पड़ते गए, लेकिन सरवाइव की 28-29 साल। लेकिन दोस्तों इस सेफ शॉप ने उससे पहले कभी भी सपने में नहीं सोचा कि जिंदगी में कभी एक घर के लिए जमीन खरीदूंगा। घर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत अभी अभी जो मैंने एक मकान खरीदा है पटना के भीतर, उसकी कुल कीमत 60 लाख रुपया है दोस्तों, जो मैं बहुत जल्द पोजीशन मिलेगा तो अपनी मां को शिफ्ट कराऊंगा उसमें। ठीक है, ये बिजनेस दोस्तों सिर्फ घर और गाड़ी नहीं देता, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदलता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को शानदार बनाता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी की वजह से आपके परिवार के लोगों के अंदर भी कई सारे सपने पैदा करने की सोच बनाता है, कई सारी चीजों को बड़ा बनाता है। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, लेकिन मेरी जिंदगी में आने की वजह से, इस बिजनेस में लगातार टिके रहने की वजह से, इस बिजनेस में लगातार चलते रहने की वजह से और इस बिजनेस में लगातार डिफरेंसेस को खत्म करते रहने की वजह से, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, दिशा डायमंडशिप, जो डिफरेंसेज है दूसरे सेल्स और इस सेल्स में, उस डिफरेंसेज को खत्म करते रहने की वजह से धीरे धीरे ये बिजनेस मेरी जिंदगी को सिर्फ नहीं बदला, आज मेरी जिंदगी, परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति पहले से बहुत दूर, बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन लाइफ को आज जी रहा है दोस्तों। सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, दुनिया में हम कोई काम करते हैं सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ये सेफ शॉप बिजनेस आपके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है। इसीलिए मैं सर झुकाकर इस सेफ शॉप को भी बहुत दिल से नमन करता हूं दोस्तों। नमन करता हूं उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने सेफ शॉप जैसी शानदार कंपनी के बारे में
सोचा कि ऐसी एक कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भारतवर्ष में मैं घूमा सेप शॉप की वजह से, सेप शॉप करने के अलावा दुनिया का कोई एक ऐसा काम मेरे को समझ में नहीं आता जो एक साइकिल पर चलने वाले आदमी को सपना दे सके कि वो एक दिन जगुआर में चल सकता है। सिर्फ सेप शॉप। इस बिजनेस के अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि किराए के मकान में रहने वाला आदमी काम करते हुए लगातार अपने विला में जा सकता है, अपने पैलेस में जा सकता है। इसके अलावा मुझे काम समझ में नहीं आता। इसके अलावा मुझे एक काम समझ में नहीं आता जो चंद हजार रुपए के लिए कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी लगातार काम करते हुए इस बिजनेस में लाखों के लिए भी एक जरा नहीं सोचे। इसके अलावा मेरे को काम समझ में नहीं आता है। दुनिया में दोस्तों कोई एक ऐसा काम आपको नजर में नहीं आएगा जो आपकी जिंदगी को यहां तक लेकर बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक काम यही है जो आपकी जिंदगी में यहां तक परिवर्तन, चेंजेस ला सकता है। और यहां पर एक एग्जाम्पल इन लोगों के अलावा आज मैं भी हूं जो ये बात कह सकता हूं कि हां, सेप शॉप ने जिंदगी को बदला है दोस्तों, कह सकता हूं। बस इसके अलावा मैं आज कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से दिल भी भरा हुआ है, भावुक भी हूं। हो सकता है ज़्यादा बोलूं तो रोने लगूं। मुझे अभिनव जी की वो बात याद है जो कहते थे कि सर डायमंड बनने के दिन रोएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। और शायद आज मैं भी अब ज़्यादा बोलूंगा तो रोने लगूंगा, इसलिए दोस्तों अब ज़्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि दोस्तों इस 4 साल के सफ़र के दरमियान एक लाइन मैंने लिखी थी, बोल दूं? वो लाइन ये है दोस्तों कि दुनिया बदलनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से तो चलना पड़ेगा। तैयार है बदलने के लिए? तैयार है जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए? तैयार है डायमंड बनने के लिए? तैयार है? तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि जो आज सम्मान मैंने लिया, ये सम्मान आप सभी की जिंदगी में आने वाले कल में यहां पर मिल जाए। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सम्मान में आकर मेरे मान को बढ़ाया, मेरी इज्जत को बख्शा। और दोस्तों आज लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, रुकना मत, ठहरना मत, बस खाली चलते रहना। जिंदगी में एक तारीख आपके लिए भी होगी जिस तारीख को आप यहां पर डायमंड बन रहे होगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।